नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अरविंदम क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सत्यम स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की जलवायु और उसमें राजस्थान के जलवायु का सामान्य वर्गीकरण पढ़ा था जो भारतीय मौसम विभाग के द्वारा वर्गीकृत किया गया है। अब उससे आगे अपन बात करेंगे कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की। और दोस्तों, कोपेन का या थानवेट का या टिवार्था का जो जलवायु वर्गीकरण है, अक्सर बच्चे उसको बड़ा कठिन मानते हैं। और उसको कठिन मानने की वजह है कि इन सभी विद्वानों ने अपने जलवायु वर्गीकरण में जलवायु प्रदेशों को प्रदर्शित करने के लिए कुछ संकेताक्षरों का उपयोग किया है। उन संकेताक्षरों का यदि अर्थ समझ में आ जाए तो इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया जलवायु वर्गीकरण बड़ा ही आसान है। दोस्तों, आज हम सबसे पहले व्लादिमीर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की बात करेंगे। इनके जलवायु वर्गीकरण को पढ़ें, उसके साथ ही मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगा दोस्तों आपसे व्लादिमीर कोपेन के जीवन परिचय के बारे में कि व्लादिमीर कोपेन कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ, इन्होंने अपना जो अध्ययन कार्य है वो कौन से विश्वविद्यालय से किस विषय में प्राप्त किया, फिर उन्होंने शोध और अनुसंधान कौन से विश्वविद्यालय में किस विषय पर अनुसंधान किया, और इनके द्वारा जलवायु वर्गीकरण का विकास कब किया गया, कब कब उसमें संशोधन किए गए, इनके द्वारा प्रस्तुत जलवायु वर्गीकरण जो था उसके प्रमुख आधार क्या हैं, इनके जलवायु वर्गीकरण पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था। तो इन सभी चर्चा जो है वो मुख्यतः इनके सामान्य परिचय के साथ शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखिए आपके सामने स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये उस जमाने के व्यक्तित्व हैं जिस समय रंगीन जो फोटो है वो उपलब्ध नहीं थी दोस्तों, तो उनका ब्लैक एंड वाइट फोटो, ये आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है ये ही है व्लादिमीर कोपेन। सबसे पहले अपन बात करें कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ, तो दोस्तों इनका जन्म है वो 25 सितंबर 1846 को यूरोपीय रूस के सेंट पीटर्सबर्ग नामक शहर में हुआ था। इसके बाद बात करते हैं इनकी मृत्यु की। तो इनकी मृत्यु जो है वो 22 जून 1940 को ऑस्ट्रिया में हुई है। यूरोपीय देश है दोस्तों ऑस्ट्रिया, वहां इनकी मृत्यु हुई। फिर बात करते हैं कि इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। तो इन्होंने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा है वो अपने जन्म स्थान से प्राप्त की है। इनकी शिक्षा मुख्यतः सेंट पीटर्सबर्ग शहर में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई है। तो इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की वो दोस्तों सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। कई बार किस सब्जेक्ट की शिक्षा प्राप्त की ये भी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों वास्तव में ये जलवायु विज्ञानी नहीं थे, इन्होंने वनस्पति शास्त्र का अध्ययन किया है, यानी ये बॉटनी के विद्वान थे, वनस्पति शास्त्र के विद्वान थे। फिर बात आती है कि इन्होंने शोध व अनुसंधान कहाँ किया। तो इन्होंने शोध और अनुसंधान का जो कार्य है वो जर्मनी के हैंडेलबर्ग विश्वविद्यालय में किया है दोस्तों। फिर बात आती है कि इनके द्वारा जो शोध व अनुसंधान किया गया उसका विषय क्या था। तो इनके शोध का विषय था वनस्पति पर मौसम या तापमान का प्रभाव।
फिर बात करते हैं कि इन्होंने पहली बार जलवायु वर्गीकरण का विकास कब किया। तो दोस्तों इनका जो ये शोध था वो 1900 में प्रकाशित हुआ। तो यहां अपना जवाब होगा 1900 ईस्वी में। इसके बाद स्वयं इन्होंने अपने जलवायु वर्गीकरण में कई बार संशोधन किए और सर्वप्रथम संशोधन के साथ जो पहला प्रस्तुतिकरण था इनका, वो जलवायु वर्गीकरण का प्रस्तुतिकरण था दोस्तों सन 1918 ईस्वी में। और फिर अगला क्वेश्चन आता है कि कोपेन के द्वारा अपने जलवायु वर्गीकरण में अंतिम संशोधन कब किया गया, या अंतिम संशोधन के बाद कोपेन ने विशुद्ध जलवायु वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया था। तो इसका जवाब होगा दोस्तों 1936 ईस्वी में। और लास्ट जो आपके सामने दे रखा है कि गीगरपाल द्वारा, कोपेन के ही शिष्य थे गीगरपाल, इनके द्वारा कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में संशोधन कब किया गया। तो दोस्तों यह संशोधन सन 1953 में 53-54 में किया गया है। और इनके द्वारा जो संशोधन किया गया है इसे कोपेन गीगरपाल संशोधन के नाम से जाना जाता है। कोपेन गीगरपाल संशोधन। यहां तक एक बार दोबारा देखें, व्लादिमीर कोपेन के जीवन परिचय की बात अपन कर रहे थे। इनका जन्म 25 सितंबर 1846 को वर्तमान यूरोपीय रूस में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग जो शहर है वहां हुआ। इनकी मृत्यु है वो 22 जून 1940 को ऑस्ट्रिया में हुई है। इन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो अपने जन्म स्थान सेंट पीटर्सबर्ग में सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। और किस विषय का अध्ययन किया है तो दोस्तों इनके द्वारा वनस्पति शास्त्र का अध्ययन किया गया है। फिर इन्होंने शोध व अनुसंधान कार्य कहाँ किया। तो जर्मनी के हैंडलबर्ग विश्वविद्यालय में इन्होंने शोध और अनुसंधान संबंधी अपना कार्य किया है। और इन्होंने जो शोध किया उसका विषय क्या था। तो अपना जवाब होगा वनस्पति पर तापमान का प्रभाव। और इस वनस्पति पर तापमान के प्रभाव का अध्ययन करते करते ही इन्होंने जलवायु वर्गीकरण का विकास किया है। तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि कोपेन ने सर्वप्रथम जलवायु वर्गीकरण का विकास कब किया। तो दोस्तों अपना जवाब होगा सन 1900 में। इसके बाद इन्होंने अपने जलवायु वर्गीकरण में कई संशोधन किए। 1918 में किया, 1921 में किया और लास्ट बार 1936 में किया। तो जो इनका पहला संशोधित वर्गीकरण था वो कब प्रस्तुत किया गया, उसका जवाब होगा दोस्तों 1918 ईस्वी में। और अंतिम संशोधन के बाद इनके द्वारा जो विशुद्ध जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया वो कब किया गया। तो उसका जवाब होगा दोस्तों 1936 ईस्वी में। और इनके शिष्य के द्वारा गीगरपाल के द्वारा इनके जलवायु वर्गीकरण में जो संशोधन है वो कब किया गया। तो अपना जवाब होगा 1953-54 में। और गीगरपाल द्वारा किए गए संशोधन को दोस्तों कहा जाता है कोपेन गीगरपाल संशोधन। अब उसके बाद अपन बात करें कि कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार किनको माना, या इनके जलवायु वर्गीकरण के आधार क्या क्या थे। तो दोस्तों कोपेन मुख्यतः वनस्पति शास्त्र था और इनका जो जलवायु वर्गीकरण है ना उसका मुख्य आधार भी वनस्पति है। क्योंकि कोपेन का ये मानना था कि किसी स्थान की जो वनस्पति है ना वो वहाँ की तापमान और वर्षा संबंधी दशाओं को प्रदर्शित कर देती है। तो अपन बात करेंगे इनके जलवायु वर्गीकरण के आधार की। तो याद रखें दोस्तों इनके जलवायु वर्गीकरण के आधार मुख्यतः 3 हैं। एक तो है वर्षा, एक है तापमान और एक आधार है दोस्तों वनस्पति। यहां पर प्रश्न पूछा जाता है, पीछे महिला पर्यवेक्षक की जो एग्जाम लगी थी उसमें यह प्रश्न भी पूछा गया था कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का प्रमुख आधार क्या था। तो याद रखें दोस्तों इनके जलवायु वर्गीकरण का मुख्य जो आधार है वो वनस्पति है। वैसे तो कुल आधार हैं वो तीनों ही माने जाएंगे, वर्षा, तापमान और वनस्पति, लेकिन मुख्य आधार कौन सा है। तो अपना जवाब क्या होगा, वनस्पति। और यहाँ पर इसका कारण भी मैंने आपको बताया कि कोपेन ने वनस्पति को ही मुख्य आधार क्यों चुना।
तो इसकी वजह बताई कि कोपेन का ये मानना था कि किसी स्थान की वनस्पति है वो उस स्थान के वर्षा और तापमान संबंधी दशाओं को प्रदर्शित कर देती है। जैसे अपन बात करें, अपने यहाँ मरुस्थलीय भूभाग में सामान्य तो मुख्य वृक्ष है वो खेजड़ी है। उस खेजड़ी को देखने से यहाँ पर तापमान और वर्षा संबंधी दशाओं का अंदाजा लग जाता है दोस्तों। जैसे खेजड़ी की पत्तियां छोटी या कांटों में रूपांतरित होती हैं, तो इससे ये अंदाजा लगता है कि ये पत्तियां छोटी इसलिए हैं क्योंकि इन पौधों को जल की उपलब्धता सीमित है, यानी वर्षा कम होती है। और कम वर्षा के कारण यदि ये पौधे वाष्पोत्सर्जन अधिक करें तो मर जाएंगे, जीवित नहीं रहेंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इनकी पत्तियां क्या होती हैं, छोटी होती हैं या कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। तो कहने का मतलब किसी स्थान की वनस्पति है ना, वो वहाँ के तापमान और वर्षा संबंधी दशाओं को प्रदर्शित कर देती है। इसलिए कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का प्रमुख आधार वनस्पति को चुना है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक चीज और याद रखें आप, प्रश्न आ जाता है कि कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में संशोधन किसके आधार पर किए। तो दोस्तों इनके जलवायु वर्गीकरण का मुख्य आधार तो भले ही वनस्पति है, लेकिन इन्होंने आगे चलकर जो संशोधन किए हैं ना, उन संशोधनों का आधार दोस्तों वर्षा और तापमान है। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप दोनों चीज याद रखें। एक तो सभी आधार याद रखें कि इनके जलवायु वर्गीकरण के प्रमुख आधार जो थे वो कौन कौन से थे, वर्षा, तापमान और वनस्पति। और इनमें से मुख्य आधार किसको चुना, तो अपना जवाब होगा दोस्तों वनस्पति को चुना है। जबकि बाद में इन्होंने जो संशोधन किए वो किस पर आधारित थे, तो उनका आधार है वर्षा और तापमान। ठीक है, अब उसके बाद अपन बात करें कि इनका जो जलवायु वर्गीकरण था कोपेन का, उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा। तो दोस्तों कोपेन कैंडोल नामक वनस्पति शास्त्री हुए हैं, उनके वनस्पति वर्गीकरण से अत्यधिक प्रभावित थे। 1874 में कैंडोल ने विश्व की वनस्पतियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था और उन्होंने विश्व की जो वनस्पतियां थी ना, उनको 5 प्रमुख समूहों में बांटा है जो आपके सामने है। मेगाथर्मल, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल, हेकिस्टोथर्मल और जेरोफाइट्स। इनमें से 4 का आधार दोस्तों तापमान है और 1 का आधार वर्षा और वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन है। जैसे मेगाथर्मल का मतलब जहां पर तापमान अधिक हो, उच्च तापीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को कैंडोल ने मेगाथर्मल कहा है। मध्य तापीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को मेसोथर्मल कहा है। और निम्न तापमान वाले जो क्षेत्र हैं वहां की वनस्पति को माइक्रोथर्मल कहा है। और जो हिमाच्छादित क्षेत्र या यूं कहें शीत जो क्षेत्र हैं वहां की वनस्पति को इन्होंने हेकेस्टोथर्मल कहा है। और दोस्तों जहां पर पानी की कमी है, वर्षा की कमी है, विशेषकर अपन बात कर सकते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति जिसे मरुद्भिद कहा जाता है, उसके लिए इन्होंने जेरोफाइट्स का शब्द का प्रयोग किया है। तो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण था ना, उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका था, तो आपका जवाब होगा कैंडोल के वनस्पति वर्गीकरण का। और ये वनस्पति वर्गीकरण कैंडोल के द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था दोस्तों, सन 1874 में। और इन्होंने पूरे विश्व की वनस्पति को कितने भागों में बांटा था, 5 भागों में। मेगाथर्मल, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल, हेकिस्टोथर्मल और जेरोफाइट्स। और इन्हीं के आधार पर कोपेन ने भी संपूर्ण विश्व को 5 प्रमुख जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था। अब कोपेन ने जो अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया, उस जलवायु वर्गीकरण में इन्होंने कुछ विशेष संकेताक्षरों का प्रयोग किया है। वो संकेताक्षर कितने प्रकार के थे, उन संकेताक्षरों का अर्थ क्या है, इसको अपन समझेंगे। तो इससे पहले दोस्तों मैं एक बात करना चाहूंगा कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है ना, वो अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वो इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह परिमाणात्मक है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि ये परिमाणात्मक कैसे है। ये परिमाणात्मक इसलिए है दोस्तों क्योंकि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में जो प्रदर्शित जलवायु प्रदेश हैं उनकी सीमाओं का निर्धारण है वो तापमान और वर्षा के संख्यात्मक आंकड़ों के द्वारा निर्धारित किया गया है। इसलिए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है।
अब इन्होंने अपने वर्गीकरण में बताया, जैसा आपको, दो प्रकार के संकेताक्षरों का प्रयोग किया है। इन्होंने अपने जलवायु प्रदेशों के लिए जो संकेताक्षर चुने दोस्तों, वो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को लिया है, और वो अक्षर दो प्रकार के लिए इन्होंने, एक अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर और एक अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर। जैसा आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि कोपेन के द्वारा जलवायु वर्गीकरण में प्रयुक्त संकेताक्षर, और वो कितने प्रकार के दर्शा रखे हैं दोस्तों, दो प्रकार के। एक तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर और एक अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर। सबसे पहले अपन बात करें कि कोपेन ने अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग किस प्रकार के जलवायु प्रदेशों को प्रदर्शित करने के लिए किया था। तो जैसा आपने पढ़ा इससे पहले कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण पर सबसे ज्यादा प्रभाव जो था वो केंडोल के वनस्पति वर्गीकरण का था, और उनके वर्गीकरण से प्रभावित होकर ही कोपेन ने विश्व को 5 मुख्य जलवायु प्रदेशों में प्रदर्शित किया है या विभाजित किया है। उन्होंने उन मुख्य जलवायु प्रदेशों को प्रदर्शित करने के लिए ही दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का संकेताक्षर के रूप में प्रयोग किया है, और उसके बाद उन मुख्य जलवायु प्रदेशों को आगे कोपेन ने वर्षा वाले माह, वर्षा की मात्रा, तापमान आदि आधार पर उपभागों में विभाजित किया है। उन उप जलवायु प्रदेशों को प्रदर्शित करने के लिए कोपेन ने अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का प्रयोग किया है। तो यहां पर बात स्पष्ट है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर थे उनका प्रयोग तो इन्होंने मुख्य जलवायु प्रदेशों के प्रदर्शन के लिए किया। मुख्य जलवायु प्रदेशों को प्रदर्शित करने के लिए, करने हेतु, और जो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर हैं उनका उपयोग इन्होंने उप जलवायु प्रदेशों को प्रदर्शित करने के लिए किया है। प्रदर्शित करने हेतु। अब प्रमुख संकेताक्षर कौन कौन से थे, उन संकेताक्षरों का अभिप्राय क्या है। तो इन्होंने, जैसा आपने पढ़ा कि कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु प्रदेश बताए हैं, तो इसका मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के 5 बड़े अक्षरों का प्रयोग उन्होंने उन मुख्य जलवायु प्रदेशों को प्रदर्शित करने के लिए किया है। और दोस्तों वो 5 बड़े अक्षर हैं A, B, C, D और E। इसके बाद कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में संशोधन के पश्चात 6वां मुख्य जलवायु प्रदेश एक और जोड़ा गया है, पर्वतीय जलवायु प्रदेश, और उसके लिए संकेताक्षर काम में लिया जाता है दोस्तों। वैसे तो उच्च भूमि के लिए F, कैपिटल F का प्रयोग किया जाता है, और उसके लिए संकेताक्षर के रूप में इन्होंने पर्वतीय क्षेत्र के लिए H संकेताक्षर का प्रयोग किया है। तो ये 6 जो बड़े अक्षर हैं जिनका उपयोग कोपेन ने अपने वर्गीकरण में संकेताक्षर के रूप में किया है, इनका अभिप्राय अपन समझेंगे, इनके विस्तार को समझेंगे, इनके शाब्दिक अर्थ को समझेंगे कि A का मतलब कौन से जलवायु प्रदेश से है, B का मतलब कौन से जलवायु प्रदेश से है, C संकेताक्षर का प्रयोग किस जलवायु प्रदेश के लिए किया गया है, D का प्रयोग किस जलवायु प्रदेश के लिए किया गया, E का प्रयोग किस जलवायु प्रदेश के लिए किया गया है, और F या H जलवायु का जो संकेताक्षर का प्रयोग है वो कोपेन ने कौन से जलवायु प्रदेश के लिए किया है, उन जलवायु प्रदेशों का विस्तार किन अक्षांशों के मध्य है, वहां की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, और इन मुख्य जलवायु प्रदेशों को किन किन उप जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन बात करें पहले संकेताक्षर की, और वो पहला संकेताक्षर है दोस्तों A। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में जो मुख्य जलवायु प्रदेशों के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग किया है, उनमें प्रमुख पहला जो कैपिटल लेटर है वो है दोस्तों A। अब सवाल यहां पर यह आता है कि कोपेन ने जिस A अक्षर का प्रयोग किया
उसका प्रयोग उन्होंने किस प्रकार के जलवायु प्रदेश के लिए किया है? तो दोस्तों यहाँ कोपेन के ए जलवायु का अभिप्राय उष्णकटिबंधीय जलवायु है। इसका अभिप्राय है उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो देखो उनके द्वारा प्रयुक्त संकेताक्षर तो क्या है? ए है, और उस ए का अभिप्राय क्या है? उष्णकटिबंधीय जलवायु। अब सवाल अपने मन में यह आता है कि यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु का अभिप्राय क्या माना है कोपेन ने? तो उसको समझने के लिए हम इस जलवायु प्रदेश की प्रमुख विशेषताओं को जानेंगे दोस्तों। इस ए जलवायु प्रदेश की प्रमुख विशेषताओं में जैसे सबसे पहले अपन बात करें इसके विस्तार की, कि कोपेन का जो ए जलवायु प्रदेश है उसका विस्तार किन अक्षांशों के बीच है। तो कोपेन ने जिस ए जलवायु प्रदेश का उल्लेख किया है दोस्तों, उनके अनुसार उसका विस्तार 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। तो कोपेन के ए जलवायु प्रदेश का विस्तार पहले याद रख लें आप। उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। अब इसके विस्तार को देखकर आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि इस भूभाग में अधिकांश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आ गया। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मतलब वह भूभाग जहां सूर्य की किरणें पृथ्वी के बाकी भागों की तुलना में अपेक्षाकृत सीधी होती हैं, यानी वे भूभाग जहां वर्ष में कम से कम एक बार सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। मुख्यतः उसका विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य है, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य वाला भूभाग, और वो इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो सबसे पहले तो अपन ने विस्तार की बात की कि जो कोपेन का ए जलवायु प्रदेश है वो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है। फिर बात करें दूसरी विशेषता की, और यहां पर अपन बात करेंगे तापमान की। तो जैसा आपने पढ़ा कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो पृथ्वी का भूभाग स्थित है, यहां अपेक्षाकृत सूर्य की किरणें सीधी होती हैं। इसका मतलब यहां तापमान अधिक होता है, अर्थात एक विशेषता निकल कर आ जाएगी कि वर्ष भर यहां उच्च तापमान पाया जाता है। यहां वर्ष भर तापमान क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। अब वर्ष भर उच्च तापमान पाया जाता है, उसको आप एक आंकड़ों या तथ्य के साथ स्पष्ट कर सकते हैं। कैसे कह सकते हैं कि यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान पाया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक तथ्य बता रहा हूँ कि ये जो भूभाग है ना, जो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है, यहाँ सबसे ठंडे माह का भी औसत तापमान है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है, यानी वास्तव में यहाँ स्पष्ट रूप से शीत ऋतु नहीं आती। कहने का मतलब इस क्षेत्र का जो सबसे ठंडा माह है, सबसे ठंडे माह की बात करें तो उसका तापमान भी दोस्तों औसत जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। फिर अगली विशेषता की बात करें तो अगली विशेषता के रूप में अपन पढ़ सकते हैं दोस्तों, यहां पर वर्षा और वाष्पीकरण को, वर्षा व वाष्पीकरण, इन दोनों की ही दर दोस्तों अधिक होती है। यानी यहां वर्षा भी अधिक होती है और वर्षा के साथ साथ यहां उच्च तापमान होने के कारण वाष्पीकरण की दर भी क्या होती है दोस्तों? अधिक होती है। दोबारा से देखें,
कोपेन के द्वारा प्रयुक्त पहला प्रमुख संकेताक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर ए। और उसका प्रयोग इन्होंने किस जलवायु प्रदेश के लिए किया है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए। और यहां इस उष्णकटिबंधीय जलवायु की प्रमुख विशेषताओं की बात आपने की। सबसे पहले पढ़ा आपने इसका विस्तार 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। यहां वर्ष भर उच्च तापमान पाया जाता है। इस भूभाग में सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान भी 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। इससे एक बात और तय हो जाती है दोस्तों कि यहां स्पष्ट रूप से शीत ऋतु नहीं आती। फिर चौथी विशेषता आपने पढ़ी, तीसरी विशेषता वर्षा और वाष्पीकरण। वर्षा और वाष्पीकरण दोनों की दर अधिक होती है दोस्तों। वर्षा भी अधिक होती है इस क्षेत्र में, और यहां पर अपन बात करें तो तापमान अधिक होने के कारण वाष्पीकरण की दर भी अधिक होती है। तो ये तो हो गई इसकी प्रमुख विशेषताएं। फिर बात की थी आपने कि कोपेन ने अपने मुख्य जलवायु प्रदेश को विभिन्न आधार पर उप जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। ठीक ऐसा ही काम यहां पर किया है कोपेन ने कि आपका जो ये ए जलवायु प्रदेश है ना, इस ए जलवायु प्रदेश को इन्होंने वर्षा की अवधि के आधार पर, किसके आधार पर दोस्तों? वर्षा की अवधि के आधार पर 4 उप जलवायु प्रदेशों में बांटा है। में विभक्त किया है। अब सवाल यह आता है कि कोपेन ने इस ए जलवायु प्रदेश को वर्षा की अवधि के आधार पर, या यूं कह सकते हैं वर्षा वाले माह के आधार पर, जिन 4 उप जलवायु प्रदेशों में बांटा है वो 4 उप जलवायु प्रदेश कौन से हैं? तो यहां अपन उन 4 उप जलवायु प्रदेशों की बात करेंगे दोस्तों। और वो 4 उप जलवायु प्रदेश के जो संकेताक्षर हैं वो देखिए। एक संकेताक्षर तो अपने आप ए ही हो जाएगा क्योंकि ये सारे ए के ही रूप हैं। इस ए के साथ एक तो आ जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा एफ, एक आ जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा डब्ल्यू, एक आ जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा एस, और एक आ जाएगा दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा एम। दोबारा से देखें, कोपेन ने ए जलवायु प्रदेश को वर्षा की अवधि या वर्षा के माह के आधार पर 4 उप जलवायु प्रदेशों में बांटा है। और वो 4 उप जलवायु प्रदेश कौन से हैं? एक तो है एएफ, एक है एडब्ल्यू, एक है दोस्तों एएस, और एक है आपका एएम। अब ए का अभिप्राय आपने पहले ही पढ़ लिया। ए का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय जलवायु, और यहां उष्णकटिबंधीय जलवायु का मतलब आपने पढ़ लिया कि वह क्षेत्रीय जलवायु है वो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित भूभागों में ही पाई जाती है। अब यहां जो छोटे 4 संकेताक्षर काम में लिए हैं उनका अभिप्राय भी समझना। जैसे सबसे पहले आपका छोटा एफ आ गया, उसके बाद डब्ल्यू, उसके बाद एस, और एक आ गया छोटा एम। इनका अर्थ जानना दोस्तों। एफ का मतलब होता है वर्ष भर वर्षा, यानी उष्ण कटिबंध का वह बहुभाग जहां सभी महीने वर्षा वाले होते हैं, जहां वर्ष भर वर्षा होती है। यहां न्यूनतम वर्षा वाला जो माह होता है उस माह में भी औसत वर्षा 6 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। ऐप का मतलब क्या है? तो एक छोटे अर्थ के रूप में बोलना चाहें तो अपन ऐप का अभिप्राय बोल सकते हैं वर्ष भर वर्षा वाले भूभाग। ऐसे भूभाग जो वर्ष भर वर्षा प्राप्त करते हैं,
इसको अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ऐसे भूभाग जहां सभी माह वर्षा वाले होते हैं। और याद रखना दोस्तों, वर्षा वाला माह उसको कहा जाता है जिस माह में औसत जो वर्षा है वो 6 सेंटीमीटर से ज्यादा हो। इसका मतलब ऐप जो उप जलवायु प्रदेश है इसमें सबसे कम वर्षा वाले महीने में भी वर्षा 6 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है, उसको कह दिया एएफ। दूसरा संकेताक्षर आपके सामने डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब है शीत शुष्क। डब्ल्यू का संक्षिप्त अर्थ जानना चाहें तो वो होगा शीत शुष्क। यहां शीत शुष्क का अभिप्राय है कि वह क्षेत्र जहां शीत काल में वर्षा नहीं होती और उस क्षेत्र में अधिकांश वर्षा ग्रीष्म काल में होती है। तो आप इसको उष्ण आर्द्र भी कह सकते हो या इसे शीत शुष्क भी कह सकते हो। कहने का मतलब वे उष्ण कटिबंधीय भूभाग जहां अधिकांश वर्षा गर्मियों में प्राप्त होती है, सर्दी जो है शीतकाल है वो सामान्यतः शुष्क होता है, उसको कोपेन ने छोटे डब्ल्यू के रूप में प्रदर्शित किया है। तीसरा संकेताक्षर है दोस्तों छोटा एस। इसका मतलब है शीताद्र। ये डब्ल्यू से बिल्कुल विपरीत हो गया। डब्ल्यू में अधिकांश वर्षा गर्मियों में हो रही है, शीतकाल शुष्क है, जबकि एस में अधिकांश वर्षा सर्दियों में होगी, ग्रीष्म काल सामान्यतः शुष्क होगा, उसको कह दिया कोपेन ने एस। और सबसे लास्ट है दोस्तों एम। एम का मतलब है मानसूनी वर्षा। मानसूनी वर्षा, इसका मतलब ये हुआ कि यहां मौसम के अनुसार वर्षा होती है, सारे मौसम वर्षा वाले नहीं होते, कुछ जो मौसम है वो शुष्क भी होते हैं, लेकिन जिस समय वर्षा होती है उस समय इतनी वर्षा हो जाती है कि धरातल है वो तर रहता है, इसलिए यहां सघन वनस्पति पाई जाती है। दोस्तों उसके लिए कोपेन ने छोटे एम अक्षर का प्रयोग किया है, जिससे आप संक्षिप्त में मानसूनी वर्षा कह सकते हैं। अब इन चारों के अर्थ के आधार पर आपको एक इन 4 उपभागों का नामकरण करना है। पहला है आपका एएफ। ए का मतलब है दोस्तों उष्णकटिबंधीय जलवायु और एफ का मतलब है वर्ष भर वर्षा, और वर्ष भर वर्षा होने का मतलब आर्द्रता ज्यादा है, तो आप इसको कह सकते हो उष्णकटिबंधीय वर्ष भर वर्षा वाले क्षेत्र। और याद रखना दोस्तों 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित भूभागों में वह क्षेत्र जो वर्ष भर वर्षा प्राप्त करता है वह मुख्यतः भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। भूमध्य रेखा के आसपास स्थित भूभाग जो भूमध्य रेखा के निकट स्थित हैं वहां रोजाना दोपहर बाद 2 से 4 बजे के मध्य संवहनी वर्षा होती है, अर्थात विषुवत रेखा के आसपास वाले भूभाग वर्ष भर वर्षा प्राप्त करते हैं। और वहां अत्यधिक वर्षा के कारण दोस्तों भूमध्य रेखा के आसपास तापमान भी ज्यादा है, वर्षा भी अधिक होती है और वाष्पीकरण की दर भी क्या है, अधिक है, इसलिए वहां वनस्पति के विकास के लिए अनुकूलित दशाएं पाई जाती हैं। यही कारण है कि भूमध्य रेखा के आसपास सघन वन पाए जाते हैं। विश्व में सबसे सघन वन, सबसे घने वन हैं वो भूमध्य रेखा के आसपास स्थित भूभागों में पाए जाते हैं। विशेषकर अफ्रीका का मध्यवर्ती भाग है वो अत्यधिक घने वनों से आच्छादित है, और दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी के डेल्टा के आसपास का जो भूभाग है, ब्राजील का जो क्षेत्र है, वहां पर सबसे सघन वन पाए जाते हैं। तो इस जो एएफ जलवायु प्रदेश है इसको आप भूमध्य रेखीय वर्षावन जलवायु प्रदेश कह सकते हैं। भूमध्य रेखीय वर्षावन जलवायु प्रदेश। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दूसरा है आपका एडब्ल्यू।
ए का मतलब है उष्णकटिबंधीय जलवायु, डब्ल्यू का मतलब है शीत शुष्क। अगर शीत शुष्क है तो वर्षा उष्ण में प्राप्त हो रही है तो इसे उष्ण आर्द्र भी कह सकते हैं। यानी उष्ण दो बार आपको प्रयुक्त करना नहीं है। यहां आ गया उष्ण कटिबंध, एक यहां भी उष्ण आर्द्र आएगा, तो यहां से केवल आपको आर्द्र वर्ड लेना है और नामकरण करना है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। फिर तीसरा जो उपजलवायु प्रदेश है दोस्तों वो है एएस। ए का मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और एस का मतलब है उष्णकटिबंध का भी वह भाग जहां अधिकांश वर्षा सर्दियों में होती है। और दोस्तों अपने भारत का जो कोरोमंडल तट क्षेत्र है, जो प्रायद्वीपीय भाग का पूर्वी तट है, जिसका सबसे ज्यादा विस्तार तमिलनाडु और कुछ भाग आंध्रा में आता है, वहां अधिकांश वर्षा सर्दियों में होती है और वो इस उष्ण कटिबंध का ही भाग है। इसलिए दोस्तों इस एएस जलवायु को कोरोमंडल तट तुल्य जलवायु प्रदेश कहा जाता है। तो इसका नामकरण हो जाएगा आपका कोरोमंडल तट तुल्य जलवायु प्रदेश। और लास्ट जो है आपका चौथा भाग वो है एम। ए का मतलब उष्णकटिबंधीय और एम का मतलब है मानसूनी वर्षा, तो इसको आप कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण पढ़ने के लिए हमें इनमें से चयन करना है कि जो एक के चार उपभाग हैं उनमें से राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु है। तो दोस्तों इनकी विशेषताएं जो आपने जानी उसके आधार पर आप ढूंढना, क्योंकि राजस्थान का अधिकांश भूभाग 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में तो आ गया, लेकिन उसमें इन चार जो वर्षा वाले माह है या वर्षा की अवधि के आधार पर चार उपभाग हैं, उनमें से कौन सा आएगा। सबसे पहले आपका है एएफ। एएफ क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है और हमें पता है अपने राजस्थान में वर्ष भर वर्षा नहीं होती। इसका मतलब राजस्थान में एफ प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती। दूसरा है एडब्ल्यू। ए का मतलब उष्णकटिबंधीय, डब्ल्यू का मतलब हो गया जहां अधिकांश वर्षा गर्मियों में हो। तो इससे पहले दोस्तों आपने जलवायु में ऋतुएं पढ़ी और ऋतुओं में आपने वर्षा ऋतु के समय पढ़ा था कि राजस्थान में संपूर्ण जो वार्षिक वर्षा है उसका 90% वर्षा है वो वर्षा ऋतु में यानी ग्रीष्म काल में प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब राजस्थान में ज्यादातर वर्षा दोस्तों गर्मियों में होती है। इसका मतलब राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इनमें से एडब्ल्यू प्रकार की। तीसरा है एएस, जहां अधिकांश वर्षा सर्दियों में हो। तो राजस्थान इसमें आएगा नहीं क्योंकि राजस्थान में ज्यादातर वर्षा गर्मियों में हो रही है, तो एएस प्रकार की जलवायु भी अपने यहां नहीं पाई जाती। इसके अलावा इतनी अधिक वर्षा भी नहीं होती कि वर्ष भर जो धरातल है वो तर रहे। इसका मतलब एएम प्रकार की जलवायु अपने यहां पर नहीं पाई जाती। तो अगर अपन बात करें कि राजस्थान में ए जलवायु प्रदेश में से कौन से प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो दोस्तों अपना जवाब हो गया एडब्ल्यू प्रकार की। यानी राजस्थान में इनमें से कौन सी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। दोबारा देखें, कोपेन के द्वारा जो बड़े अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग मुख्य जलवायु प्रदेशों को प्रदर्शित करने में किया गया है, उनमें पहला संकेताक्षर आपने लिया दोस्तों ए संकेताक्षर का प्रयोग कोपेन ने कौन से जलवायु प्रदेश के लिए किया, तो जवाब होगा उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए। और उस उष्णकटिबंधीय जलवायु का विस्तार किन अक्षांशों में है, तो उसका जवाब भी आपने पढ़ लिया, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। और यहां वर्ष भर उच्च तापमान पाया जाता है। सबसे ठंडे माह का तापमान भी 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। कहने का मतलब यहां स्पष्ट रूप से शीत ऋतु नहीं आती। यहां वर्षा भी अधिक होती है और वर्षा के साथ साथ तापमान अधिक होने से यहां वाष्पीकरण की दर भी ज्यादा पाई जाती है। ये तो थी इसकी प्रमुख विशेषताएं। फिर अपन ने बात की कि कोपेन ने अपने जलवायु प्रदेश को
वर्षा की अवधि यानी वर्षा वाले माह के आधार पर 4 उपजलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। और एक को 4 उपजलवायु प्रदेशों में विभाजित करने के लिए जैसा आपने पढ़ा कि छोटे अक्षरों का प्रयोग कोपेन ने उपजलवायु प्रदेशों के प्रदर्शन के लिए किया है। और वो छोटे जो संकेताक्षर हैं वो 4 आपके सामने हैं, एफ, डब्ल्यू, एस और एम। एफ का मतलब वर्ष भर वर्षा यानी जहां सभी महीनों में वर्षा होती है और सबसे कम वर्षा वाले माह में भी 6 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। दूसरा डब्ल्यू शीत शुष्क, जहां अधिकांश वर्षा गर्मियों में होती है, सामान्यतः शीत ऋतु में वर्षा बहुत कम या नहीं होती। तीसरा एस शीताद्र, जहां अधिकांश वर्षा सर्दियों में होती है, सामान्यतः गर्मियों में बहुत कम वर्षा हो। और चौथा है एम, जहां मानसूनी वर्षा, एम का मतलब मानसूनी वर्षा है और यहां कुछ समय जो है वो कुछ मौसम है वो शुष्क होता है, लेकिन वर्षा जिस समय होती है उस समय इतनी अधिक वर्षा हो जाती है कि वर्ष भर धरातल तर रहता है, इसलिए यहां सघन वनस्पति पाई जाती है। उसको संबोधित कर दिया कोपेन ने एम से। इस प्रकार से ए को 4 उपजलवायु प्रदेशों में विभाजित कर दिया, एएफ, एडब्ल्यू, एएस और एएम। अब इनका नामकरण आपने किया। एएफ का मतलब भूमध्य रेखीय वर्षावन जलवायु, क्योंकि वर्षा वर्ष भर प्राप्त करने वाला भूभाग भूमध्य रेखा के आसपास वाला है और उसके कारण इसका नामकरण क्या किया गया है, भूमध्य रेखीय वर्षावन जलवायु प्रदेश। दूसरा एडब्ल्यू का मतलब उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। एएस का मतलब है कोरोमंडल तट तुल्य जलवायु, क्योंकि अपने भारत का जो कोरोमंडल तट है वह अधिकांश वर्षा सर्दियों में प्राप्त कर रहा है, इसलिए इसका नामकरण उसके नाम से किया गया है। फिर एम का मतलब है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब इनमें से अपने राजस्थान में कौन सी पाई जाती है, तो अपना जवाब आ जाएगा एडब्ल्यू प्रकार की। तो राजस्थान कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में से राजस्थान के जलवायु प्रदेशों में से एक आपको मिल चुका है और वो कौन सा है दोस्तों, एडब्ल्यू। अब ये राजस्थान के कौन से भाग में पाया जाता है ये बात करेंगे अपन आगे। उससे पहले अपन बात करते हैं कोपेन के द्वारा प्रयुक्त अन्य संकेताक्षरों की। अब एक के बाद जो दूसरा संकेताक्षर है वो कौन सा है, दूसरा संकेताक्षर है दोस्तों कैपिटल बी, अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर बी। अब जैसा आपने वहां ए का अर्थ पढ़ा तो बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ है शुष्क जलवायु। कोपेन ने बी संकेताक्षर का प्रयोग कौन से मुख्य जलवायु प्रदेश को प्रदर्शित करने के लिए किया है, तो अपना जवाब क्या हो जाएगा, शुष्क जलवायु के लिए। अब उसके बाद बात आती है कि शुष्क जलवायु की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। प्रमुख विशेषताएं, यहां पर भी अपन सबसे पहले बात करेंगे विस्तार की, कि इस बी जलवायु प्रदेश का विस्तार कौन से अक्षांशों में है। तो याद रखें दोस्तों, बी जलवायु प्रदेश है उसका विस्तार भूमध्य रेखा के आसपास तो हो नहीं सकता, क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र तो वर्ष भर वर्षा प्राप्त करता है, इसलिए वह शुष्क नहीं हो सकता। जो शुष्क है वो मुख्यतः भूमध्य रेखा से दूर मध्य अक्षांशों के आसपास, उसके नीचे निम्न अक्षांशों में मिलेगा। तो जो बी जलवायु प्रदेश है ना उसका विस्तार है दोस्तों दोनों गोलार्धों में 10 डिग्री अक्षांश से लेकर 70 डिग्री अक्षांश के मध्य। यानी उत्तरी गोलार्ध में भी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच भी जलवायु प्रदेश पाया जा सकता है, और दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 70 डिग्री अक्षांश के मध्य भी शुष्क जलवायु पाई जा सकती है। कहने का मतलब इसका विस्तार किन अक्षांशों के बीच है। अगर अक्षांशों में बांधना चाहिए अपने भी जलवायु प्रदेश को, तो अपना जवाब होगा दोनों गोलार्धों में 10 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री अक्षांशों के बीच। दूसरी जो विशेषता है वो वर्षा से संबंधित है। यहां वर्षा क्या होगी दोस्तों, कम। वर्षा कम है तभी तो शुष्कता है।
तीसरी विशेषता की बात करें वाष्पीकरण, तो आपको पता है तापमान ज्यादा होगा और तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी, लेकिन वर्षा क्या हो रही है, कम। तो यहां पर दोनों में तुलनात्मक बात याद रखनी है, वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण की दर है वो अधिक होती है। वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण की दर क्या होगी, यहां अधिक। तो ये तीन प्रमुख विशेषताएं याद रख ले आप। तो एक बार बी संकेताक्षर का प्रयोग कोपेन ने कौन सी जलवायु के लिए किया, तो अपना जवाब होगा शुष्क जलवायु के लिए। इस शुष्क जलवायु की प्रमुख विशेषताएं, सबसे पहले बात करें विस्तार की, तो कौन से अक्षांशों में, दोनों गोलार्धों में 10 से लेकर 70 डिग्री अक्षांशों के बीच। यहां वर्षा की मात्रा क्या होती है दोस्तों, कम, जबकि वाष्पीकरण की जो दर है वो वर्षा की तुलना में क्या होती है, अधिक। इसका मतलब यहां शुष्कता पाई जाती है, इसीलिए तो इसको क्या कहा गया है, शुष्क जलवायु। अब इस शुष्क जलवायु को भी कोपेन ने विभिन्न उप जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है और बी जलवायु प्रदेश को दो आधार पर उपभागों में बांटा गया दोस्तों, एक तो शुष्कता के आधार पर और एक तापमान के आधार पर। सबसे पहले अपन बात करें कि इस बी जलवायु प्रदेश को शुष्कता के आधार पर कोपेन ने कितने उप जलवायु प्रदेशों में बांटा है, शुष्कता के आधार पर। तो अपना जवाब होगा दोस्तों दो भागों में बांटा है। जहां शुष्कता अधिक है उसको कह दिया कोपेन ने BW, यहां बी भी बड़ा है और दोस्तों W भी बड़ा है। और जहां शुष्कता BW की तुलना में कम है उसको कह दिया BS, यहां B और S दोनों ही कैपिटल है। यानी शुष्कता के आधार पर कोपेन ने इस बी जलवायु प्रदेश को दो प्रमुख उप जलवायु प्रदेशों में बांटा है, एक तो है BW और दूसरा है दोस्तों BS। BW का मतलब अधिक शुष्कता वाला क्षेत्र और BS का मतलब शुष्क तो है लेकिन BW की तुलना में कम शुष्कता वाला क्षेत्र। इस BW को कहा जाता है दोस्तों शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। क्या कह सकते हैं, तो अपना जवाब होगा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। और BS को कह सकते हो आप अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। या इसको आप स्टेपी जलवायु भी कह सकते हो। तो सबसे पहले तो कोपेन ने बी जलवायु प्रदेश को शुष्कता के आधार पर दो भागों में बांट दिया, एक तो शुष्कता के आधार पर और शुष्कता के आधार पर दो भागों में BW और BS, अधिक शुष्कता वाला BW और कम शुष्कता वाला BS हो गया। इसके बाद इन्होंने तापमान के आधार पर भी इसे दो भागों में बांटा है दोस्तों। और तापमान के आधार पर जिन दो भागों में बांटा है वो दो भाग देखिए कौन से हैं। एक तो है H और एक है दोस्तों K। यह H का मतलब क्या है और K का मतलब क्या है। H का मतलब है दोस्तों यहां उष्ण और K का मतलब है दोस्तों यहां शीत। दोबारा देखना, बी जलवायु को शुष्कता के आधार पर कितने भागों में, दो भागों में, BW और BS। BW का मतलब शुष्क मरुस्थलीय जलवायु जहां शुष्कता ज्यादा है। BS का मतलब अशुष्क मरुस्थलीय जलवायु या स्टेपी जलवायु जहां शुष्कता है लेकिन BW की तुलना में कम है। फिर तापमान के आधार पर भी इन्होंने क्या किया, इस बी जलवायु प्रदेश को दो भागों में बांट दिया और वो दो भाग कौन से, एक H और दूसरा है दोस्तों K। H का अभिप्राय यहां पर उष्ण है और छोटे K संकेताक्षर का अभिप्राय यहां पर शीत है। अब उष्ण किसको कहा गया, शीत किसको कहा गया, ये भी जानना जरूरी है। सबसे पहले बात करें कि इस H जलवायु प्रदेश में, जैसा आपने पढ़ा कि बी जलवायु प्रदेश का विस्तार है वो कौन से अक्षांशों के बीच है, दोनों गोलार्धों में 10 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच। तो इसका मतलब H हो चाहे K हो, इन दोनों का विस्तार तो दोनों गोलार्धों में 10 से 70 के बीच ही होगा। लेकिन 10 से 70 तक अगर अपन चलें तो तापमान संबंधी भिन्नता मिलेगी। जो भाग 10 डिग्री के आसपास है वहां
सूर्य की सीधी किरणों के कारण तापमान ज्यादा होगा, और जो भाग 10 मध्य रेखा से दूर होगा इसमें से, वहां तापमान सूर्य की तिरछी किरणों के कारण कम होगा। तो जो ये एच जलवायु प्रदेश है ना दोस्तों, इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 10 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच है। देखो बी का तो संपूर्ण विस्तार आपको बताया 10 से लेकर 70 तक, इसको भी आप दो भागों में बांटोगे। एच जलवायु प्रदेश का विस्तार तो 10 से लेकर 40 डिग्री तक, और जो के जलवायु प्रदेश है इसका, उसका विस्तार है दोस्तों 40 से लेकर के 70 डिग्री अक्षांशों तक। अब 10 से 40 डिग्री अक्षांशों को आप निम्न अक्षांश कह सकते हैं, और 40 से 70 डिग्री वाले जो है उनको आप मध्य अक्षांश कह सकते हैं। यानी एच और के लिए आप दूसरा नाम भी यूज कर सकते हो। एच को आप निम्न अक्षांशीय भी कह सकते हो और के को आप मध्य अक्षांशीय भी कह सकते हो। अब अंतर तापमान का और देख लो। उष्ण के अंतर्गत वो शुष्क क्षेत्र आएंगे जहां औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो, यानी वे शुष्क क्षेत्र जहां औसत वार्षिक तापमान दोस्तों 18 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो, ज्यादा हो, उसको तो किसमें शामिल किया कोपेन ने, एच में। और वह भूभाग जहां औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, यानी वो शुष्क क्षेत्र जहां औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पाया जाता है, तो उसको कह दिया के। तो 18 डिग्री से कम होने के कारण इसको आप शीत कह रहे हो, और यहां औसत वार्षिक तापमान है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है, इसलिए दोस्तों इसको आप कह रहे हो उष्ण। दोबारा देखें, बी को तापमान के आधार पर कितने भागों में, दो भागों में, एच और के। एच का मतलब उष्ण, क्योंकि यहां औसत वार्षिक तापमान है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है। के का मतलब शीत, क्योंकि यहां औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है। फिर दोनों का विस्तार भी जान लिया आपने। एच का विस्तार दोनों गोलार्धों में 10 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच, इसलिए इसे आप निम्न अक्षांशीय जलवायु भी कह सकते हो। के का विस्तार दोनों गोलार्धों में 40 से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य, इसलिए आप इसे मध्य अक्षांशीय जलवायु भी कह सकते हो। तो ये एच और के है दोस्तों, ये तापमान के आधार पर है, जबकि यहां पर बीडब्ल्यू और बीएस जो है वो शुष्कता के आधार पर है। तो ये बीडब्ल्यू जो है ना, या बीएस है, ये तापमान के आधार पर दो प्रकार के हो सकते हैं। जैसे बीडब्ल्यू एच प्रकार का भी हो सकता है और बीडब्ल्यू एस प्रकार का भी हो सकता है। इसी प्रकार बीएस है, ये एच प्रकार का भी हो सकता है, और बीएस है वो के प्रकार का भी हो सकता है। यानी बीडब्ल्यू में भी एच और के दोनों मिलेंगे और बीएस में भी एच और के दोनों मिलेंगे। तो इस प्रकार से अगर अपन बात करें तो जो बी जलवायु प्रदेश है ना दोस्तों, इससे कुल 4 उप जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। और वो देखिए 4 उप जलवायु प्रदेश हैं कौन से। जैसे बीडब्ल्यू के दोनों रूप हो सकते हैं, बीडब्ल्यू एच भी हो सकता है और बीडब्ल्यू के भी हो सकता है। इसी प्रकार बीएस के भी दोनों रूप हो सकते हैं, बीएस एच भी हो सकता है और दोस्तों बीएस के भी हो सकता है। अब इनका नामकरण देख लो आप। बीडब्ल्यू का मतलब शुष्क मरुस्थल था, एच का मतलब उष्ण है, तो आप इसको कह सकते हैं उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। इसी प्रकार बीडब्ल्यू का मतलब शुष्क मरुस्थल है, के का मतलब शीत है, तो आप इसको कह सकते हो शीत। यहां पर भी आपको शुष्क जोड़ना है, शीत शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। बीएसएच का भी नामकरण देख लो। बीएस का मतलब अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु और एच का मतलब उष्ण है, तो इसको आप कह सकते हो उष्ण अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु। इसी प्रकार बीएस के का नामकरण देख लो। बीएस का मतलब है अर्धशुष्क जलवायु और के का मतलब है शीत, तो इसको आप कह सकते हो शीत अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु। तो
इस प्रकार से बी जलवायु प्रदेश को कुल मिलाकर कितने उप जलवायु प्रदेशों में बांट सकते हैं दोस्तों अपन? 4 में। BWH, BWK, BSH और BSK। BWH का मतलब हो गया उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। यहां पर एक चीज आप याद रखना, इस H के 2 अर्थ पढ़े थे आपने, एक उष्ण दूसरा निम्न अक्षांशीय। तो आप इसको यहां पर ये भी बोल सकते हो निम्न अक्षांशीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। इसी प्रकार यहां देखो दोस्तों के है, के का भी 2 अर्थ पढ़े थे आपने, इसे शीत भी कह सकते हो और आप इसे क्या कह सकते हो दोस्तों, मध्य अक्षांशीय भी कह सकते हो। तो शीत का तो आपने प्रयोग कर लिया, अब इसको आप क्या कह सकते हो, मध्य अक्षांशीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु भी कह सकते हो। इसी प्रकार BSH, यहां पर भी H का आप दोनों अर्थों में प्रयोग कर सकते हो, उष्ण अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु भी कह सकते हो, या इसे आप निम्न अक्षांशीय अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु भी कह सकते हो। इसी प्रकार यहाँ BSK में भी के दोनों अर्थ आप यूज कर सकते हैं, इसे आप शीत अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु भी कह सकते हैं, या दोस्तों इसे मध्य अक्षांशीय अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु भी कह सकते हैं। अब इनमें से राजस्थान में कौन सी जलवायु होगी, तो वो आप याद रखें, राजस्थान में जो जलवायु प्रदेश है उनका आपको ढूंढना है। तो आपको पता है H का विस्तार 10 डिग्री से 40 डिग्री के बीच है, के का विस्तार है वो 40 से 70 डिग्री के बीच है, यहाँ पर H का विस्तार भी 10 से 70 डिग्री के 40 डिग्री के बीच हो सकता है, और यहाँ के का विस्तार है वो 40 से दोस्तों 70 डिग्री के बीच है। अब हमें पता है कि अपने राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। तो इसका मतलब राजस्थान है वो 10 से 40 के बीच में ही आ गया, 40 डिग्री से ऊपर राजस्थान का विस्तार नहीं है। इसका मतलब के प्रकार की जलवायु है वो राजस्थान में नहीं हो सकती। तो राजस्थान में या तो BWH प्रकार की जलवायु होगी, या दोस्तों कौन सी होगी, BSH प्रकार की जलवायु होगी। ए में से आपने राजस्थान के लिए ढूंढी थी AW, और बी में आपको राजस्थान में मिलने वाली 2 जलवायु मिल गई, एक BWH और एक BWK। अब इनके साथ दोस्तों आप जो छोटे संकेताक्षर ए में आपने प्रयोग किए थे ना भाई, ऐप तो आ नहीं सकता, ऐप का मतलब तो वर्ष भर वर्षा है, और वर्ष भर वर्षा होती तो शुष्क जलवायु होती ही नहीं, तो बी में ऐप तो होगा नहीं, या तो W होगा या S होगा। और राजस्थान में अगर अपन बात करें तो अधिकांश वर्षा गर्मियों में हो रही है, और गर्मियों में जहां अधिकांश वर्षा होती है दोस्तों उसको छोटे W से प्रदर्शित किया है। तो यहां इन दोनों के साथ आप छोटा W जोड़ सकते हो, यानी राजस्थान में जो B प्रकार की 2 जलवायु होंगे वो एक तो होगा BWHW और एक होगा दोस्तों BSHW। इनके बारे में भी कौन से क्षेत्रों में है ये बात अपन अन्य संकेताक्षरों को समझने के बाद करेंगे। इस कालांश में दोस्तों जो ऑनलाइन कक्षा अपनी हुई उसमें यहां तक पढ़ेंगे। इसके बाद अगली कक्षा में अपन C, D और E प्रकार के जो संकेताक्षर हैं उन जलवायु प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।